हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर ललित कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी एंड इट्स मैनेजमेंट। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ताकि क्योंकि मैं इसमें आपको एपिलेप्सी के लिए बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगा जो कि अगर आप बच्चों को अगर दो तो उनकी एपिलेप्सी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है। सीजर्स के अटैक बहुत कम हो सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इट्स अ सीएनएस डिसऑर्डर जिसका दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय abnormal activity causing seizures, unusual behavior, sensations and sometimes loss of consciousness or awareness. It affects both males and females. इसके symptoms population में vary कर सकते हैं, जैसे कि some में stray blankly and कुछ को arms and leg में twitching हो सकती है, tightness आ सकती है all of sudden, कुछ का consciousness loss हो सकता है. At least 2 unprovoked seizures are usually required for diagnosing epilepsy. Majority of people with epilepsy can be treated with AEDs, that anti-epileptic drugs, and some may need some kind of special diets. Some children with epilepsy may outgrow the condition with age. अगर हम epilepsy causes की बात करें तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए बहुत easy वे ले सकते हैं, that is vitamin D. V for vascular, that is stroke या bleeding या heavy malformations. Then I for some infections जैसे कि meningitis हो सकता है, brain abscess हो सकते हैं, etc. T for trauma, road accidents, penetrating injuries. A for autoimmune disorders, कुछ autoimmune disorder भी epilepsy का cause हो सकता है, जैसे कि CNS vasculitis, SLE, etc. Metabolic disorders हो सकता है, जैसे कि hypoglycemia या फिर hyponatremia. कुछ causes idiopathic हो सकते हैं, that is unknown causes. कई बार न्यूप्लाज्म हो सकता है, that is tumors. Psychiatric disorders हो सकते हैं. लास्ट डी, ड्रग एब्यूज़, जैसे कि एल्कोहल, कोकेन, फिनासाइक्लोडाइन। थोड़ा समझते हैं कि एपिलेप्सी होती कैसे है। एपिलेप्सी 2 फेजेस में होते हैं, इनिशिएशन फेज और प्रोपेगेशन फेज। सबसे पहले होता क्या है कि हमारे ब्रेन में उनके एसिटिलकोलाइन, गाबा, कुछ अदर केमिकल्स एक्सेस चार्जेस हो जाता है सीएनएस में, इसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्जेस हो जाते हैं हाइपोनेट्रीमिया की कमी से। ब्रेन सेल्स में सोडियम लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया से एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्जेस हो सकता है, जिससे कि एपिलेप्सी इनिशिएट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एपिलेप्सी एक पार्ट पर इनिशिएट हो गई जहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया हुआ। अब प्रोपेगेशन फेज में क्या होता है कि ब्रेन में पार्ट्स के आसपास एक हाइपर पोलराइजेशन लेयर होती है, हाइपर पोलराइजेशन जोन होता है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि एपिलेप्सी को, सीजर को आगे एक्सटेंड नहीं होने देते, स्प्रेड नहीं होने देते। तो अब क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन जोन डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी डीपोलराइजेशन से सीजर प्रोपेगेट हो जाता है ब्रेन के अदर पार्ट में भी या फिर अदर हेमिस्फीयर में भी। अब हम समझते हैं कि एपिलेप्सी या सीजर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि एपिलेप्सी से होने वाला सीजर फोकल सीजर हो सकता है। फोकल सीजर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो विदाउट डिस्कॉग्निटिव फीचर, एक विद डिस्कॉग्निटिव फीचर। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि फोकल सीजर जो होता है वो किसी ब्रेन के किसी एक हेमिस्फीयर में होता है, पर्टिकुलर तो राइट में या फिर लेफ्ट में, और या फिर किसी छोटे से पार्ट में हो सकता है ब्रेन के, वो स्प्रेड नहीं होता। फोकलाइज सीजर एक ही जगह पर रहता है। तो अगर ये विदाउट डिस्कॉग्निटिव फीचर है तो वहाँ पर क्या होगा, पर्सन फुली कॉन्शियस होगा, या बच्चा जिसको सीजर आया है वो फुली कॉन्शियस रहेगा। सिंपल पार्शियल सीजर होता है और बच्चा यहाँ पर सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी कर लेता है। एक होता है फोकल सीजर डिस्कॉग्निटिव फीचर्स। वहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा हमें या पर्सन अवेक तो दिखेगा बट अनेबल टू इंटरेक्ट विद सराउंडिंग्स। अब जो अदर टाइप होती है सीजर की, दैट इज जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि ब्रेन के एक पार्ट में होता है और वहाँ से दूसरे पार्ट में या फिर दूसरे हेमिस्फीयर में स्प्रेड हो जाता है। दूसरे हेमिस्फीयर में स्प्रेड होता है कॉर्पस कैलोसम से। अब जनरलाइज सीजर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहला होता है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, जो कि 3 फेजेस में होता है। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर बहुत वाइड स्प्रेड होता है एंड अनकंट्रोलेबल न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती है इसमें इन द होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्जेस हो जाते हैं मोटर नर्व्स में। सबसे पहला फेज़ होता है टॉनिक फेज़। टॉनिक फेज़ में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, टॉनिक कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, एक्टल क्राई होता है,
रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है कई बार थोड़ी सीवियर सिचुएशंस में। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है इसमें। ये लास्ट 10 से 20 सेकंड के लिए होता है बस। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लोनिक फेज़ में। क्लोनिक फेज़ में होता है यहाँ पर कि इनहिबिटरी मैकेनिज्म एक्शन में आ जाता है, यानी कि मैंने जैसा मैंने को बताया था कि एक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। अब क्या होता है कि इनहिबिटरी मैकेनिज्म एक्शन में आ जाता है, जिससे कि जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, जो न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो वहाँ पर बीच में इंटरप्ट हो जाता है, जिससे कि सीजर रुकने लग जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट मसल रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि स्पाज्म आ सकता है, जर्किंग हो सकती है, एंड जर्किंग में प्रोसीड एज वायलेंट शेकिंग ऑफ मसल्स। ये लास्ट 1 मिनट के लिए हो सकता है। ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है पोस्ट इक्टल फेज़ में, जिसमें कि कन्फ्यूज़न होती है, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है और मसल फ्लैसिडिटी हो जाती है। अब जनरलाइज सीजर में नेक्स्ट टाइप होता है जनरलाइज टॉनिक सीजर। टॉनिक सीजर में क्या होता है कि अनकॉन्शियसनेस होती है और मसल रिजिडिटी होती है। इसके बाद होता है जनरलाइज्ड क्लॉनिक सीजर। क्लॉनिक सीजर में क्या होता है, मसल स्पाज्म आ जाते हैं, जैसे कि हमने एक होता था, जैसे मैंने आपको बताया था, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फेज होता है। तो जो क्लॉनिक सीजर में जो चीज़ होती है, उसमें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है, जैसे कि मसल स्पाज्म का आना, क्योंकि कॉन्टीन्यूस अल्टरनेट मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्पाज्म आ सकता है। इसके बाद जनरलाइज्ड एब्सेंट सीजर होते हैं। एब्सेंट सीजर सबसे ज़्यादा कॉमन सीजर होता है टाइप का। एपिलेप्सी में सबसे कॉमन सीजर यही होता है, जनरलाइज्ड एब्सेंट सीजर। ये इसका एक रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, सडन एंड ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है विदाउट लॉस ऑफ मसल टोन। मसल टोन नॉर्मल रहेगी, थोड़ी सी देर के लिए सडनली एक कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाएगा। ये बहुत सेकंड्स के लिए होता है, लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स, और इसमें पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक एब्सेंट सीजर है। तो अभी हमने समझा एपिलेप्सी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और इसके किस किस टाइप्स की होती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट 3 तरीके से हो सकता है। एक तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से, दूसरा सर्जरी से, तीसरा डाइट से। तो कीटोजेनिक डाइट जो होती है बहुत ही कॉमन टाइप की डाइट है, जो कि बहुत पहले यूज़ की जाती थी जब तक कि एपिलेप्सी का कोई मेडिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं था। तो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के बाद मेडिकेशंस को ज़्यादा पर्पसफुली यूज़ किया गया, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती थी, जो कि पेरेंट्स के लिए बच्चों से फॉलो करवा पाने में मुश्किल हो जाता था। इसमें बहुत क्लियरली होता है कीटोजेनिक डाइट में कि 87 to 90% कैलोरी फैट से ड्राइव होनी चाहिए, 3% कार्बोहाइड्रेट से, एंड 7 to 10% फ्रॉम द प्रोटीन। हैंस इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, जिसको बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया जा सकता था। तो उसके अलावा काफ़ी टाइप के डाइट मैनेजमेंट हैं जो कि रिसर्चफुली प्रूव्ड भी हैं एपिलेप्सी के मैनेजमेंट को लेके। जैसे कि कीटोजेनिक डाइट, जिसको भी आपने थोड़ा सा डिस्कस किया। एक होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड कीटोजेनिक डाइट, इट इज़ MCTKD। एक होता है मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मैड। फिर एक होता है लास्ट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ट्रीटमेंट। अभी हम बेसिकली फोकस करेंगे मॉडिफाइड एटकिंस डाइट पर। मॉडिफाइड एटकिंस डाइट में क्या होता है, यहाँ पर भी मेन जो फूड के जो तीन चीज़ें होते हैं, जैसे कि फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन्हीं से ही कैलोरीज को ड्राइव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैट से 50% कैलोरीज ड्राइव होती है, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट में था 87 to 90%, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50% फैट को यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा फैट भी बॉडी में ना हो, और दूसरा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना रहे डाइट। और मॉडिफाइड एटकिंस डाइट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और हम बहुत बच्चों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि मॉडिफाइड एटकिंस डाइट को फॉलो करें जितना मैक्सिमम हो सके। मॉडिफाइड एटकिंस डाइट में 50% कैलोरीज ड्राइव होगी, फैट से 15% ड्राइव होगी, कार्बोहाइड्रेट से, एंड 35% ड्राइव होगी प्रोटीन से। मॉडिफाइड एटकिंस डाइट इज़ नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सभी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।